हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज डिस्कस करेंगे एक अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट अवेटेड टॉपिक। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो आप, एचटेट का, पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी, यहाँ से क्वेश्चन बना ही बना है। काफ़ी ईजी टाइप का क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं कई बार उनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सा चूज़ करें। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। बहुत आसानी से डिसऑर्डर को समझने वाले हैं। सारे डिसऑर्डर पढ़ेंगे, बिहेवियरल और लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है डिसलेक्सिया। सबने इसका नाम सुना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। एचटेट हो या सीटेट हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्योंकि इसका नाम डिसलेक्सिया है। और लेक्सिया समझ के इसको लिखने रिलेटेड डिसऑर्डर समझ लेते हैं, बट ये लिखने रिलेटेड नहीं, ये पढ़ने रिलेटेड डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है। ये डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता, अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता। कोई भी सेंटेंस जो रीड करने में उसे घबराहट महसूस होने लगती है, जिससे वो लकड़ी से लड़की पढ़ देता है, बी को डी पढ़ देता है, एम को डब्ल्यू पढ़ देता है, उल्टे सीधे अक्षर वो पढ़ देता है। ये रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें जो बच्चा था उसको यही प्रॉब्लम थी, वो ठीक से पढ़ नहीं पाता था। वो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर से ग्रसित था वो बच्चा उस मूवी में। ठीक है, तो डिसलेक्सिया नाम से कंफ्यूज नहीं होना, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा डिसग्राफिया। अब ग्राफिया क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, कोई भी लिख के बनाते हैं पेन पेपर पे, तो ये लिखने रिलेटेड डिसेबिलिटी है। ठीक है, ये राइटिंग डिसऑर्डर है डिसग्राफिया। ठीक है, इसमें बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाता, ऊपर नीचे की जो लाइनें होती है उनको मिक्स कर देता है, स्पेलिंग गलत लिख देता है, स्पेसिंग ठीक से नहीं कर पाता, एक वर्ड कहाँ दूसरा वर्ड कहाँ। ये लिखने रिलेटेड प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा राइटिंग अच्छी नहीं करता बिल्कुल भी, कोई वर्ड बड़ा कोई छोटा लिख देता है। काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है लिखने में, मतलब वो सोचने का और जो लिखने का कोऑर्डिनेशन है उसको नहीं ठीक कर पाता, इसलिए ये लिखने रिलेटेड डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया था वो पढ़ने रिलेटेड था, और ग्राफिया, ग्राफ से याद रखना कि ग्राफ लिख के बनाते हैं किसी भी पेन पेपर पे, तो ये लिखने रिलेटेड डिसऑर्डर है डिसग्राफिया। ठीक है, नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। अब कैलकुलेशन से ही समझ आ रहा है, कैलकुलेशन होती है मैथ्स में, तो ये मैथ्स रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें मैथमेटिकल डिसेबिलिटी होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो मैथ्स की चीज़ों को नहीं समझ पाता, कैलकुलेशन को, मैथ्स के ऑपरेशन को, फ्रैक्शंस को, जो नेगेटिव पॉजिटिव जो वैल्यूज़ होती हैं उनको, प्लेस वैल्यू को, क्वांटिटी को, जो मंथ वीक और डेज़ के जो नाम होते हैं उनको नहीं समझ पाता, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग के कंसेप्ट में वो गलती कर देता है। तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, डरता है वो मैथ्स से, कैलकुलेशन ठीक नहीं कर पाता, ये मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है। ठीक है, अगर ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि कोई जो बच्चा है उसको ट्रबल होता है मंथ्स, वीक और डेज़ के कंसेप्ट को समझने में, तो ये किस में आता है, ये डिसकैलकुलिया में आता है। ठीक है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ये सब कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल डिसेबिलिटी में आती है। ठीक है, ये थर्ड था। ये फोर्थ है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया भी एक लर्निंग ही डिसऑर्डर है। ये मोटर स्किल डिसऑर्डर है, मतलब ये मांसपेशियों से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। ये मतलब बचपन से भी हो सकता है किसी को, और या फिर कहीं गिरने से या चोट लगने से, टकरा जाने से भी ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का जो कोऑर्डिनेशन होता है आई और हैंड का, वो नहीं कर पाता बिल्कुल, बैलेंस पोस्चर अच्छा नहीं रखता, वो खड़ा गलत होता है, बैठता गलत है, ठीक है, लेटता गलत है, तो ये डिस्प्रेक्सिया होता है, प्रेक्सिया। ठीक है, इससे आप याद रखना, प्रेक्सिया पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, प्रेक्सिया पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, डिस्प्रेक्सिया ये मोटर स्किल डिसऑर्डर है। ठीक है, डिसलेक्सिया हमने पढ़ा था रीडिंग डिसऑर्डर, डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर, उसके बाद डिसकैलकुलिया मैथ्स डिसऑर्डर, और ये डिस्प्रेक्सिया, इसमें क्या होता है, पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये मोटर स्किल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है डिसफेजिया। प्रेक्सिया और फेजिया में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना, ये एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, ये भाषा विकार है। फेजिया, फेजिया से याद रखना फेस टू फेस वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ठीक है, वो प्रेक्सिया था, ये फेजिया है, फेस टू फेस
कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, ये भाषा विकार है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी से भी बात करने में, बहुत ज़्यादा हिचकता है वो, अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता बात करते टाइम, अपनी बात को अच्छे से समझा नहीं पाता, बार बार वर्ड को रिपीट करता रहता है, तो ये डिस्फेजिया भाषा विकार है, ठीक है। फेस करने में प्रॉब्लम होती है, फेजिया फेस करने में प्रॉब्लम होती है, ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है ये, ठीक है। ये 5 थे, ये लर्निंग डिसऑर्डर थे किसी भी बच्चे में, जो जेनेटिक भी हो सकते हैं या फिर कोई और इलाज, कोई और मतलब चोट वगैरह लगने से या उसके कोई और एक्सपीरियंस से ये हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर हैं जो बिहेवियर से अफेक्ट होते हैं। ADHD, सबसे पहले तो आपको ADHD की फुल फॉर्म पूछी जाती है क्या होती है, ठीक है। ADHD की फुल फॉर्म याद रखना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो जिसको ये होता है, ये बड़ों में भी हो सकता है, बच्चों में भी, वुमेन्स में भी काफ़ी देखा गया है ये। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ पे अटेंशन नहीं कर पाते, जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है, अच्छे से अटेंशन नहीं दे पाते, काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर एकदम हाइपर हो जाते हैं। आपने कई देखे होंगे कि छोटी सी बात करो उनसे, कोई भी बात, तो एकदम हाइपर हो जाते हैं वो, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी उनके अंदर होती है, कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो करने में भी उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब वो नॉर्मल चिल्ड्रन से थोड़े अजीब बिहेव करते हैं। ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है ADHD, ठीक है। फुल फॉर्म भी आपको इसकी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है, ये भी बिहेवियरली डिसऑर्डर है, ये ASD, इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये आपको ऑप्शंस में मिलते हैं। जो बिहेवियरल डिसऑर्डर है ना, ये आपको हमेशा ऑप्शंस में मिलेंगे स्टेट एग्ज़ाम में। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस में दिखते हैं। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज होगी तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये भी एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि बच्चा है ना, वो सोशल नहीं होता, अकेला रहना पसंद करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस में होता है जो बच्चा बिल्कुल भी सोशल नहीं होता और अकेले रहना पसंद करता है, खुद को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो वो होता है ASD। छोटा सा ही है ये, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बिल्कुल किसी से कम्युनिकेट नहीं करता, वो बिल्कुल भी इंटरेक्शन करना किसी से पसंद नहीं करता, आराम से अकेला रहता है। ये होता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। ये भी बड़ों में और बच्चों में दोनों में ही होता है। अपनी मम्मी पापा की बात नहीं सुनता, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता, अपने मन की करता है, सेल्फ जो होता है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। एक वो था ADHD, उसमें क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा हाइपर रहता है उसमें बंदा, और ये है सोशल नहीं होता, बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है। ये ध्यान रखना, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद ये है OCD, ये भी बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। OCD से आप याद रख सकते हो O से, इसमें ओवर थिंकिंग करता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आते रहते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर भी इसमें कई बार होता है, जैसे कि कोई बंदा सो रहा है तो वो सोचता रहता है बहुत बार कि कहीं मैंने गैस खुला तो नहीं छोड़ दिया, वो बार बार चेक करता है गैस को, कहीं मैंने कोई टैप खुली तो नहीं छोड़ दी, वो उसको भी बार बार चेक करता है। मतलब बहुत ज़्यादा सोचता है हर चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट थिंकिंग होती है, ना ही वो किसी से शेयर कर पाता है, और उसमें ये डिसऑर्डर होता है, वो सोचना बंद भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक मानसिक बीमारी टाइप ही है, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर ही है, ठीक है। इसमें थोड़ा अजीब बिहेवियर करता है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आते रहते हैं, ठीक है। ये बिहेवियरल डिसऑर्डर थे, ADHD और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन स्टेट में आता है, मेंटल रिटार्डेशन। सबसे पहले तो आपको इसका IQ पूछा जाता है, रेंज क्या होती है इसकी, रेंज ना <<20 to 70 होती है, ठीक है। मानसिक मंदता इसको बोलते हैं, मानसिक मंदता 20 से 70 के बीच में होता है, और इसके अलग अलग रेंज बताई गई है कि किसी में मेंटल रिटार्डेशन ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है, किसी में माइल्ड होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में बहुत ज़्यादा गहरी होती है। इसकी 4 रेंज बताई गई है, ठीक है। जो माइल्ड होता है वो 50 से 55 के बीच आता है, ठीक है। मॉडरेट ज़्यादा ही 35 to 40 या फिर 50 to 55, ठीक है। सेवर मतलब थोड़ा गंभीर
ले सकते हो आप इसको, गंभीर वाली जो 20 to 25 या फिर ऑप्शंस में 35 to 40 भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोफाउंड, ये बहुत ज़्यादा ही गहरी होती है, बहुत ही ज़्यादा गहरी, 20 to 25। ठीक है, अगर आपसे बिल्कुल ही एकदम बिलो पूछा जाए कि बहुत ही ज़्यादा ही उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन है, बहुत ही ज़्यादा, तो 20 to 25 है। उसके बाद थोड़ी सी गंभीर लेकिन थोड़ी इससे ठीक होती है, वो 35 to 40, 20 to 25 से लेके 35 to 40। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट 35 to 40 से लेके 50 to 55, और ये होता है माइल्ड, ये 50 to 55। ठीक है, ये मध्यम 50 to 55, ये रेंज है, 4 रेंज बताई गई है। ये आपको ये ध्यान रखना, याद करना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आजकल एस्टेट में, पिछले 2 सालों से क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ और हैं डिसऑर्डर जो पाए गए हैं। सेरिब्रल पाल्सी, ये क्या होता है कि ये ब्रेन और मसल वीकनेस से होता है। पाल्सी का मतलब ही वीकनेस होता है और सेरिब्रल का मतलब होता है ब्रेन। तो जो ब्रेन होती है या फिर कोई आसपास की जो मसल्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती है, मतलब मस्तिष्क पक्षाघात इसको हम बोल सकते हैं। अब हमारे माइंड का और हमारे जो बॉडी पार्ट है उनका आपस में कुछ रिलेशन होता है, लेकिन वो रिलेशन काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, वो सेरिब्रल पाल्सी में आता है। ठीक है, उसके बाद विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब दिखाई ना देना, दृष्टि क्षीणता जिसको हम बोल सकते हैं, कम। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, बौद्धिक विकलांगता, बौद्धिक अक्षमता। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल बच्चों से थोड़ा कम इंटेलिजेंट बच्चा होता है, मतलब अगर वो 8th क्लास में है तो उसको 5th क्लास तक का ही समझ आएगा, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, बौद्धिक। ठीक है, IQ थोड़ा कम देखने को मिलता है, वो जो मतलब तर्क होता है या फिर कोई निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी कम होती है, और वो कम पार्टिसिपेट करता है इन सब चीज़ों में, प्रभावी ढंग से नहीं बोल पाता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसके बाद हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सुन अच्छे से नहीं पाता बिल्कुल, वो बचपन से भी हो सकता है वो, या बाद में कोई और रीज़न की वजह से भी होता है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स थे जिसमें लर्निंग और बिहेवियर हमने पढ़े। पहले हमने पढ़ा डिसलेक्सिया जो पढ़ने से रिलेटेड था, डिस्ग्राफिया ग्राफ जो लिखने से रिलेटेड था। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, जो लर्निंग वाले हैं इन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ठीक है, और थर्ड हमने पढ़ा था डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। डिस्प्रेक्सिया, प्रेक्सिया हमने पढ़ा था मोटर स्किल्स। ठीक है, जो वेट कम या फिर प्रीमेच्योर जो बर्थ जो बेबी होते हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह जाते हैं। फेजिया जो फेस नहीं कर पाता, मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े ये बिहेवियरल डिसऑर्डर, ADHD, आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। उसके बाद ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसमें अनसोशल होता है बच्चा। उसके बाद हमने पढ़ा OCD, ये भी बिहेवियरल डिसऑर्डर था, इसमें ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है एक चीज़ के बारे में, काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट थिंकिंग करता है। उसके बाद ये मेंटल रिटार्डेशन की हमने ये पढ़ी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मध्यम है, मॉडरेट है, थोड़ी गंभीर है, और फिर ज़्यादा ही गहरी है कुछ। ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरी होती है, 20 से 25, ध्यान रखना 20 से 70 के बीच आएंगे ये। उसके बाद एवरेज आना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, ये मेंटल रिटार्डेशन है। अगर 80 से कम जो बच्चे होते हैं उनमें उनका IQ 80 से कम जिनका IQ होता है वो बच्चे मेंटल रिटार्डेशन में आते हैं, 20 से 70 के बीच में। ठीक है, 20 से 70 तक का ये पूरा रेंज दी हुई है, 4 रेंज। ठीक है, उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे हैं जो सेरिब्रल पाल्सी है, जो मस्तिष्क और मसल से रिलेटेड है, ये विजुअल है, इंटेलेक्चुअल है और हियरिंग है। ठीक है, ये सारे डिसऑर्डर आई थिंक आपको समझ आए होंगे। यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है स्टेट में। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से सुनते हो, तो आपके सारे क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे इस टॉपिक से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।